जैसा कि हमने आपको एक पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, हम आज एक और इंटरेक्टिव सेशन लेके आए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ कॉल पे हैं मिस्टर परितोष शर्मा फ्रॉम आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम परितोष जी के साथ अपने कुछ व्यूअर्स के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके कोई पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप उन्हें कैसे बिना किसी फीस या चार्जेस के एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के द्वारा आंसर करवा सकते हैं। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। सो फ्रेंड, जैसे हमने आपको बताया, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर परितोष शर्मा फ्रॉम आई स्पीक अबाउट मनी। परितोष जी पिछले 3 सालों से बहुत ही सक्सेसफुली अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और इस पर ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने व्यूअर्स को म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो आज हम परितोष जी के साथ कुछ ऐसे क्वेरीज डिस्कस करेंगे जो कि हमारे व्यूअर्स ने हमारे वेबसाइट zfunds.in पर डाले हैं। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स वेलकम परितोष जी। नमस्कार परितोष जी एंड वेलकम टू आवर चैनल जेड फंड्स। थैंक यू गौरव। तो चलिए बिना किसी डिले के चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमें भेजा है अमित जी ने मेरठ से। इन्होंने 3 लाख रुपए निवेश किए हुए हैं आदित्य बिरला के बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में और 1 लाख रुपए इन्होंने निवेश किए हुए हैं आईसीआईसीआई के शॉर्ट टर्म डेट फंड में। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के जो रीसेंट प्रॉब्लम्स हुए हैं जिनके कारण 6 फंड बंद करने पड़ गए उनको, उसके कारण ये थोड़े डरे हुए हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये पैसे अपने इन डेट फंड से निकाल लें या बने रहें। गौरव, इस सवाल का जवाब जानने से पहले जानना जरूरी है कि फ्रैंकलिन के साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर आज हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स को ये पता है कि इक्विटी कैसे काम करती है, रियल एस्टेट कैसे काम करता है, गोल्ड कैसे काम करता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स कैसे काम करती है। तो इसी तरीके से डेट फंड्स कैसे वर्क करते हैं ये भी जानना जरूरी है। अगर बात करें डेट फंड्स की तो इट इज कंसीडर्ड कि डेट फंड्स आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और इसीलिए लोगों के मन में यहाँ पे माइंड में सेटअप बना हुआ है कि जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आपके रिटर्न्स गारंटीड है तो डेट फंड्स में भी रिटर्न्स गारंटीड है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। डेट फंड्स के अपने अलग रिस्क होते हैं। तो डेट फंड्स बेसिकली है क्या? डेट फंड्स आपके बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी देखता है, पुराने लोन्स आपने टाइम पे पेमेंट करे या नहीं करे, और आपकी इनकम क्या है। उसके बेसिस पे बैंक तय करता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना, और देना है तो आपसे क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। अब आपका और मेरा दोनों का क्रेडिबिलिटी अलग हो सकती है, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से हो सकता है अलग हो। तो इसी के बेसिस पर ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी भी काम करती है। जब डेट फंड्स में आप निवेश करते हो तो म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को आगे कंपनीज को लैंड करती है और उसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है। और म्यूचुअल फंड कंपनी भी कितना इंटरेस्ट किससे मिलने वाला है उसको देखने के लिए क्रेडिबिलिटी देखती है। वो कैसे देखेंगे? क्रेडिट रेटिंग्स। तो फ्रैंकलिन के साथ क्या हुआ? फ्रैंकलिन ने अपना इंटरेस्ट, फ्रैंकलिन पहले से अपनी कैटेगरी में उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनसे ज्यादा मिले, इस वजह से अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज को पिकअप करा जिनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल था। और जैसे ही अभी कोविड-19 की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कैश क्रंच आया तो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में कॉर्पोरेट्स ने भी पैसा निकाला। कॉर्पोरेट्स ने पैसा निकाला, रिडम्पशन का प्रेशर आया, कैश रिजर्व्स खत्म हो चुके, बोरिंग्स जो बाहर से एक लिमिट होती है वो बोरिंग्स भी लिमिट भी खत्म हो चुकी। तो जो अपनी होल्डिंग्स है उन होल्डिंग्स को मार्केट में बेचने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से फ्रैंकलिन को अपनी 6 डेट फंड स्कीम्स है उनको सस्पेंड करना पड़ा। तो आपको भी ये समझना जरूरी है कि जो भी आपके पास डेट फंड्स है, चाहे वो आपके पास आदित्य बिरला का फंड हो, चाहे आपके पास आईसीसी का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो, उनकी होल्डिंग्स की जो भी फंड्स की जो होल्डिंग्स है उनकी क्रेडिट क्वालिटीज कैसी है, उनकी मैच्योरिटी कैसी है। अगर आप ये जान गए हो कि अगर आपको ये पता है कि जो भी उनकी होल्डिंग्स है उनकी क्रेडिट क्वालिटीज कैसी है या उनका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, और वो अगर आपके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच हो रहा है तो यू कैन स्टे विद दिस फंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो मैच नहीं हो रहा और आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं है तो यू कैन स्विच योर फंड्स फ्रॉम दिस फंड टू सेफर कैटेगरीज। आई थिंक स्टार्टिंग में आपने जो एक पॉइंट रेज किया वो बहुत ही बढ़िया था, विच इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेट फंड्स वर्सेस अदर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एफडी, रियल एस्टेट, गोल्ड या स्टॉक्स। इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि डेट फंड्स में भी रिस्क हैं और आपका रिस्क प्रोफाइल और रिटर्न रिक्वायरमेंट किस फंड से मैच करता है ये जानना भी बहुत ही जरूरी है। हमने अपने पिछले वीडियो में डेट फंड्स में जो रिस्क्स हैं उनको बहुत ही सिंपल वे में समझाया हुआ है, which I think can be beneficial for a lot of retail investors. So Amit ji, just to put things in perspective, जहां तक आपका सवाल है, not all debt funds are risky. ये फ्रैंकलिन की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन और जिस तरह के कॉल्स उन्होंने लिए थे, जैसे परितोष जी ने बताया। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो क्रेडिट क्वालिटी है वो आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करती हो। जैसे अगर आप एबीएसएल का बैंकिंग एंड पीएसयू फंड देखें,
मोस्ट ऑफ द एसेट्स या तो AAA बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा हुआ है. दीज आर कंसिडर्ड वेरी वेरी सेफ. यील्ड हालांकि कम है थोड़ी, बट इट टेक्स केयर ऑफ द क्वालिटी साइड. पहले तो जी पिछले क्वेश्चन से मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है. जब कोई इन्वेस्टर किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ गोइंग अबाउट चूजिंग अ डेट फंड? गौरव, मेरा मानना यह है कि दो चीजें देखना जरूरी है आप लोगों को अगर डेट फंड में निवेश कर रहे हो. पहले कि आपका ड्यूरेशन कितना है. आप डेट फंड्स में जो पैसा निवेश कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कितना है. आपका ड्यूरेशन आप एक दिन के लिए भी लगा सकते हो, एक दिन के लिए भी निवेश कर सकते हो. आपको हो सकता है कि आपको एक दिन के लिए भी पैसा सेव करना हो, और हो सकता है 7 दिन के लिए करना हो सकता है 1 साल, हो सकता है 10 साल के लिए. तो जो भी आपकी ड्यूरेशन है, जो भी आपका पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, कितने समय के लिए पैसा लगाना है, उसके बेसिस पर पहले कैटेगरी डिसाइड कीजिए. कैटेगरी डिफाइन कीजिए, मुझे कौन सी कैटेगरी में निवेश करना है. अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में पहले निवेश कीजिए. आप शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी को चूज करोगे. आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करना है तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स आप चूज कर सकते हो. जब आपने एक बार कैटेगरी डिसाइड कर ली, उसके बाद देखिए कि आपने जिस कैटेगरी में फंड चुनना है, उस फंड्स की क्रेडिट क्वालिटीज कैसी है, उस फंड्स की जो अंदर होल्डिंग्स है, उनकी होल्डिंग्स की रेटिंग्स कैसी है, उनका मैच्योरिटी कितना है, एवरेज मैच्योरिटी कितना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है. एएमसी की वेबसाइट पर जाके, फंड फैक्ट शीट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है. तो ये 2 पैरामीटर्स है कि पहले आप देखिए कि आपकी जरूरत क्या है, आपका ड्यूरेशन कितना है, कितने समय के लिए पैसा लगाना है. और जब आप ये तय कर लोगे कि आपको कौन सी कैटेगरी में निवेश करना है, उसके बाद ये देखिए कि जो फंड आप चुन रहे हो वो फंड आपके रिस्क एपेटाइट से मैच होता है नहीं होता, या आपके इन्वेस्टमेंट गोल से मैच होता है नहीं होता. देन आप उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे कौन से डेट फंड में निवेश करना है. जैसे मान लीजिए अगर मुझे 3 महीने या 6 महीने के लिए पैसा निवेश करना है, तो मेरे पास लिक्विड फंड ऑप्शन है, क्योंकि लिक्विड फंड आगे जो आपके पैसे को लैंड कर रहा है वो उनकी वर्किंग कैपिटल के लिए, उनका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लैंड कर रहा है. तो 6 महीने 91 डेज तक के लिए वो आपका आगे लैंड करता है. तो आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पर तय कीजिए कि आपको कौन से डेट फंड में निवेश करना है. आई थिंक आपने काफी अच्छी तरह समझाया कि क्या प्रोसेस होना चाहिए टू चूज अ डेट फंड. इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. अपने फंड्स का एक पीरियोडिक रिव्यू करना बहुत ही जरूरी है. नॉर्मल कंडीशंस में 6 मंथली रिव्यू या एक एनुअल रिव्यू काफी होता है, पर अभी जो हालात हैं इकोनॉमी के, इट माइट बी बेटर टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो मोर फ्रीक्वेंटली. हो सकता है 1 महीने या 3 महीने में आप रिव्यू कर पाएं, मे बी वंस एवरी मंथ और वंस एवरी 3 मंथ्स. उन फंड्स की जो अंडरलाइंग होल्डिंग्स है, यानी जिन कंपनियों को आपके म्यूचुअल फंड ने पैसा दिया हुआ है, उनको भी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है. चलिए अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं. यह हमें भेजा कल्पना जी ने नोएडा से. इनका एक 7 साल का बेटा है और उसकी हायर एजुकेशन के लिए ये SIPs में अपना पैसा निवेश करना चाहती हैं. ये जानना चाहती हैं कि अपना पैसा कहाँ निवेश करें ताकि अगले 10 सालों में एक अच्छी राशि जमा हो जाए जो इनके बच्चे के एजुकेशन में काम आ पाए. गौरव, जैसे आपने बताया कि अगर 10 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जहां हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इक्विटी इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास. और एजुकेशन की बात करें, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कॉर्पस जनरेट करना है, तो ऑब्वियसली इक्विटी ही आपको उतनी पूंजी जमा करके देगी जितनी जरूरत है. तो इसलिए इक्विटी का होना तो बहुत जरूरी है. इक्विटी में ही निवेश करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा. अब बात करें इक्विटी की, बात करें कि इक्विटी में कौन से फंड्स या कौन सी कैटेगरी, तो मुझे लगता है मल्टी कैप कैटेगरी में आपको निवेश करना चाहिए. मल्टी कैप कैटेगरी है क्या? बेसिकली दीज फंड्स कैन इन्वेस्ट अक्रॉस द मार्केट कैप, अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द इंडस्ट्री. मल्टी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर हैव फुल फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको लार्ज कैप में निवेश करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, एज पर द मार्केट ट्यूनिंग. तो उसके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है. मल्टी कैप फंड्स में बेसिकली किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. जैसे लार्ज कैप में आपको 80% पैसा लार्ज कैप फंड मैनेजर्स को लार्ज कैप कंपनीज में ही निवेश करना है. मल्टी कैप फंड में फंड मैनेजर अपनी जरूरत के हिसाब से, एक्सपर्टीज के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, मार्केट की ट्यूनिंग के हिसाब से आपके फंड को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, किसी भी मार्केट कैप में निवेश कर सकता है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्रीज में. तो इसलिए मुझे लगता है कि मल्टी कैप इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर आपका चाइल्ड एजुकेशन का गोल है. कि कौन सा फंड निवेश करना है, इसके लिए आप काफी सारे पैरामीटर्स है. फंड की कंसिस्टेंसी देखिए और उसके बेसिस पर डिसाइड कीजिए. तो मुझे लगता है कि अगर चाइल्ड एजुकेशन की बात है तो मल्टी कैप कैटेगरी एक बेटर ऑप्शन है. बिल्कुल सही कहा आपने. When you're investing for the long term, equity is probably one of the best options. और इक्विटीज में मल्टी कैप कैटेगरी इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. बट इसके साथ साथ मुझे लगता है कि द चॉइस ऑफ फंड या कैटेगरी ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू वांट टू डू एवरी मंथ, और आपको कितना कॉर्पस चाहिए. ऑल्सो आप कितना रिस्क ले सकती हैं, आपके पास क्या दूसरे एसेट्स हैं टू कवर द गैप इन केस ये फंड से आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाता जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते
तो प्रॉबेबली यू कैन इन्वेस्ट अ हायर पोर्शन इन अ लार्ज कैप फंड और थोड़ा सा पोर्शन मिड कैप में। आपको एक मल्टी कैप का बेनिफिट भी मिल जाता है उसमें और डाइवर्सिफाई भी हो जाता है। सो जो फंड स्पेसिफिक रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर विद यू कि हमारी रिसर्च टीम ने कुछ एनालिसिस की थी अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर दोज पीपल जो अपने बच्चों को ओवरसीज भेजना चाहते हैं फॉर हायर एजुकेशन। ऐसे केस में अपने इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा किसी फॉरेन इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। इसके आपको काफी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको डॉलर हेज मिल जाता है और उसके साथ साथ एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाती है। इसको हमने काफी डिटेल में अपने एक वीडियो में समझाया हुआ है। यू कैन टेक अ लुक एट दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। अब अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमें भेजा है श्याम जी ने आगरा से। इन्होंने अगस्त 2018 में 5 लाख रुपए का एक लमसम निवेश किया था एक्सिस ब्लू चिप फंड में। इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल का था, लेकिन अभी इनका फंड 30,000 रुपए के लॉस में चल रहा है। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये अपने यूनिट्स बेच दें या फिर ये और भी परचेज कर सकते हैं टू एवरेज आउट। ये आपकी राय चाहते हैं। गौरव, यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें एक्सिस की, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड इज वन ऑफ द कंसिस्टेंट फंड इन लार्ज कैप कैटेगरी। अब देखिए, जैसा पूछा कि नेगेटिव रिटर्न्स है, तो ऐसा तो नहीं है कि इक्विटी फंड्स में सिर्फ एक्सिस ही ऐसा फंड है। 2018 के बाद से कोई भी इक्विटी फंड उठा के देख लीजिए और कोई भी इक्विटी फंड की कैटेगरी उठा के देख लीजिए, कोई भी इक्विटी फंड, सब में नेगेटिव रिटर्न्स है। वी नो कि हम वी आर फेसिंग दी कोविड-19 सिचुएशन, जिस वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी और जिस वजह से नेगेटिव रिटर्न्स है। और ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। जब सार्स आया था तब भी मार्केट करेक्ट हुआ था, 2000 में भी हुआ था, 2008 में भी हुआ, फिर 2011 में भी हुआ, 2015 में हुआ, 2016 में, इवन 2018 के स्टार्टिंग में भी हुआ। लेकिन जितनी बार मार्केट करेक्ट हुआ, जितने भी इक्विटी फंड्स गिरे, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विटी फंड्स भी मार्केट को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली इक्विटी फंड जितनी बार मार्केट में करेक्ट हुआ और जितनी बार नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले, और जब रिवाइवल हुआ तो ऐसे ही इन्हीं फंड्स ने हमें रिटर्न्स भी कमा के दिए। और बात रही एक्सिस ब्लू चिप फंड की, तो एक्सिस के साथ कोई फंडामेंटल इशू तो है नहीं, बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट करेक्ट हुआ है ओवरऑल, तो इस वजह से एक्सिस ब्लू चिप फंड भी आपका नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड अगर कंसिस्टेंसी के बेसिस पे देखा जाए, उसकी पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखा जाए, तो एक्सिस ब्लू चिप इज वन ऑफ द कंसिस्टेंट फंड इन लार्ज कैप कैटेगरी। और देखिए, हिस्टोरिकली ये भी देखा गया है कि जब भी मार्केट करेक्ट हुआ है और बाउंस बैक हुआ है, तो सबसे पहले वो कंपनीज जो स्टेबल कंपनीज है या जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, उनमें स्टेबिलिटी सबसे पहले आई है। और एक्सिस ब्लू चिप फंड क्योंकि एक लार्ज कैप फंड है, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनीज में जब भी जैसी मार्केट यहाँ से नॉर्मल होता है या स्टेबलाइज होता है, तो सबसे पहले आप लार्ज कैप कैटेगरी में रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एक्सिस ब्लू चिप फंड में तो हमेशा बना ही रहना चाहिए अगर आपके पास फंड है। अब बात रही कि आपको और पैसा निवेश करना चाहिए एवरेज की, तो मुझे लगता है कि एकदम लमसम पैसा ना लगा के बेटर होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 महीने में स्टैगर्ड मैनर में अपने पैसे को एलोकेट करें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं परितोष जी। एक्सिस ब्लू चिप फंड हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स और अभी भी इसके पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज्यादा रिस्क वाले स्टॉक्स नहीं दिखते। श्याम जी, ये जो लॉस आया आपके पोर्टफोलियो में इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन जिसके थ्रू हम अभी जा रहे हैं। ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये सिचुएशन कब तक टोटली हल हो जाएगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर वोलेटिलिटी फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। इसलिए जैसा परितोष जी ने समझाया, इट इज अ बेटर ऑप्शन टू स्टैगर योर इन्वेस्टमेंट्स जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर निवेश के समय मार्केट ऊपर होगी तो यूनिट्स आपको कम मिलेंगे, और अगर प्राइसेस कम हुए होंगे तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जिसे हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। इसी के साथ हम आज की ये डिस्कशन क्लोज करते हैं। वी वुड लाइक टू थैंक परितोष जी वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल, एंड आई होप हम ऐसे कई और डिस्कशंस इनके साथ कर पाए। थैंक यू परितोष जी। थैंक यू वेरी मच गौरव, श्योर आई वुड लव टू। और आई होप यहाँ पे जो मैं लोगों के सवाल है वो सवाल उनके जवाब दे पाया हूँ। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आपके थॉट्स काफी इंसाइटफुल लगे होंगे एंड दे विल बी एबल टू टेक अ लॉट फ्रॉम दिस डिस्कशन। फ्रेंड्स, वी विल कीप गेटिंग मेनी मोर सच इंटरेक्शंस फॉर यू। आप अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर 7217746224 पर या फिर हमारे वेबसाइट zfunds.in पर भेज सकते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मेनी मोर फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।